देखिए, कोरोना काल और ओटीटी ने पिछले 2 साल तो हमारे बर्बाद कर दिए, लेकिन थिएटर में रौनक लौटे, इसीलिए सरकार ने एक अनोखा फॉर्मूला निकाला है जो फिल्म प्रेमियों के लिए फायदे का सौदा है। लोगों में थिएटर के लिए खत्म होते आकर्षण के बीच नेशनल फिल्म डे पर एक अनूठा प्रयोग किया गया था, जिसमें देखिए देश भर के सिनेमाघरों में मूवी की जो टिकटें हैं वो 75 रुपए कर दी गई थी। नतीजा ये रहा कि तकरीबन सभी जो सिनेमाघर है वो हाउसफुल रहे। अब सरकार यही फॉर्मूला आगे अपनाने पर भी विचार कर रही है। आपने सोचा है कि टिकट खरीदने के लिए आपको 200, 400, 700 नहीं, महज 75 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिलहाल ऐसा हो या ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये मुमकिन है। दरअसल 23 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे के मौके पर एक अनूठा प्रयोग किया गया। इस दिन देश भर में मूवी टिकट के दाम 75 रुपए तय कर दिए गए थे, जिसका असर ये हुआ कि पिछले कुछ अरसे से सूने पड़े थिएटर ऑडियंस से भर गए। देश के ज्यादातर सिनेमा हॉल के शो हाउसफुल रहे। इस फॉर्मूले से फिल्म इंडस्ट्री भी काफी उत्साहित नजर आई। लिहाजा 26 से 29 सितंबर तक सभी थिएटर में फिल्मों के टिकटों के दाम 100 रुपए कर दिए गए। इस फॉर्मूले की कामयाबी सरकार को भी पसंद आ गई है। We saw just on 23rd of September, just 3-4 days back, when the World Cinema Day was there, and ticket prices were brought down to ₹75. All the shows in theatres were full, even the morning shows were full. This shows that the craving for entertainment is there. People are willing to go to the theatres as long as the pricing points are right and the people can afford it. So that gives an indication to our industry that the craving to go back to the theatres is there, and we have to work along with the public how to bring the people back to the theatres. हालांकि फिल्मों के रेट को कम करना इतना आसान नहीं है। अक्सर फिल्में बड़ी बजट की होती है और हिंदी फिल्म कारोबार में सिनेमाघरों की लगभग 50% हिस्सेदारी होती है। ऐसे में मॉल मालिकों के लिए फिल्मों के टिकटों के रेट में कटौती करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर सरकार सटीक योजनाओं के साथ मूवी टिकटों के रेट को कम करने के प्रयास को अमली जामा पहनाती है, तो निश्चित रूप से ये फिल्म प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी गांधीनगर और मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना करेंगे। वहीं अहमदाबाद मेट्रो रेल के पहले चरण का शुभारंभ भी आज पीएम करने वाले हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस की सवारी भी करेंगे। गांधीनगर स्टेशन पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद वो इस ट्रेन से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक की यात्रा करेंगे। वहीं वो अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाने के बाद कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो रेल में यात्रा भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी आज अंबाजी के दरबार में भी हाजिरी लगाएंगे। प्रधानमंत्री अंबाजी में 7200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसमें पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए 45,000 से अधिक घरों का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत रेलवे ट्रैक पर उड़ान भरने के लिए तैयार है। पूरी तरह स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। रफ्तार, सुरक्षा और सेवा ही इसकी पहचान है। भारत की रेल यातायात में एक नया क्रांतिकारी आयाम जोड़ने जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वंदे भारत का नया वर्जन यानी कि तीसरा वर्जन लॉन्च करने जा रहे हैं। और कैसा रहेगा पैसेंजर एक्सपीरियंस, क्योंकि ये जो ट्रेन है वो गांधीनगर से होते हुए मुंबई जाएगी और आपका सफर का जो टाइम फ्रेम है वो 4 घंटे होगा सिर्फ। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है। एडवांस फीचर से लैस ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेगी और उतने ही कम समय में धीमी भी हो जाती है। गांधीनगर से मुंबई की दूरी ट्रेन से तय करने में 7 घंटे लगते हैं, लेकिन वंदे भारत से ये दूरी महज 4 घंटे में पूरी की जा सकेगी।
वंदे भारत ट्रेन कवच तकनीक यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम से लैस है। ये एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो दो ट्रेनों को टकराने से रोकती है, यानी इसकी तेज रफ्तार से किसी किस्म का खतरा नहीं है। हमारा ये पूरी तरह से नया एडवांस टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी का है। इसमें हमारे को केब में एसी लगा हुआ है, ड्राइवर के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है। सभी सिस्टम है, पूरे हाई टेक्नोलॉजी है। दूसरा, हमारे को इसमें पूरी गाड़ी की इंफॉर्मेशन, यहाँ पर हमारे जो TCMS है उसमें हमको पूरी मिलती है। यहाँ से हम पूरी गाड़ी को जो है ना, कुछ भी अगर फॉल्ट होता है यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं, या पूरी गाड़ी को हम देख सकते हैं। इसके अंदर जो टीकास, जो कवच की एक सुविधा प्रोवाइड की गई है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिससे इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसीज इसमें ब्रेक लगाया जा सके। इसके नोज जो है वो एरोडायनेमिक शेप में बनाए गए हैं, जिससे कि जो एयर रेसिस्टेंस होता है वो मिनिमम हो, जिससे एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन फास्ट हो सके और 10 से 15% टाइम की वहां भी सेविंग हो सके ट्रेन को जब रनिंग टाइम में। वंदे भारत का इंटीरियर बेहद शानदार है। 16 एयर कंडीशन्ड कोच यानी वातानुकूलित डिब्बे हैं, जिनमें एक समय में 1000 से ज्यादा यात्री सफर कर सकते हैं। मेट्रो की तरह स्वचालित दरवाजे हैं। इस ट्रेन को अंदर से देखने पर आपको एरोप्लेन की सुविधा का एहसास होगा। सीटें भी इतनी आरामदायक हैं कि कैसे 4 घंटे का सफर पूरा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जो सीट्स यहाँ पर लगाई हुई हैं, ये रिक्लाइनर सीट्स हैं और इसको पुश रिक्लाइनर की तरह किया जाता है। अगर आप देखें तो इसे मैं बैठकर, अगर मैं रिक्लाइन करना चाहूँ सीट, तो मैं पुश करके इसे रिक्लाइन कर सकती हूँ और दोबारा से वापस ला सकती हूँ, जस्ट लाइक एन एयरक्राफ्ट। दूसरा बहुत अहम कि यहाँ पर LED भी लगे हुए हैं, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल तक की सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, अनाउंसमेंट्स की जाएंगी। ऑटोमेटिक सेंसर के लगे हुए डोर हैं। मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे अगर आप यहाँ खड़े रहेंगे तो अपने आप ये डोर्स सेंसर से खुल जाते हैं। बायो टॉयलेट्स हैं, साफ सफाई मेंटेन की गई है। दिव्यांग लोगों के लिए अगर टॉयलेट यूज करना है तो आप अपनी व्हीलचेयर अंदर तक ले जा सकते हैं। होल्डिंग बार भी है अंदर और पूरी आधुनिक तकनीकों की सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। वंदे भारत ट्रेन सेवा की शुरुआत साल 2019 में यानी 3 साल पहले हुई थी। 15 अगस्त 2023 तक भारतीय रेलवे की योजना 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने की है। वंदे भारत ट्रेन को चलाने का मकसद दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेलवे की सुविधाओं को वर्ल्ड क्लास बनाना है, भारत की शान बनाना है। मिलन शर्मा, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, नवरात्र चल रहे हैं, उसी क्रम में अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनासकांठा के अंबाजी मंदिर में हाजिरी लगाएंगे। मां अंबा की पूजा आराधना के साथ साथ प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। दौरे के पहले दिन गुरुवार को भी प्रधानमंत्री मोदी नवरात्र उत्सव में शामिल हुए। अपने 2 दिवसीय गुजरात यात्रा के पहले दिन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला सब रखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी रात में GDMC ग्राउंड में नवरात्रि उत्सव में शामिल होने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के GDMC ग्राउंड में आयोजित भव्य कार्यक्रम का आनंद उठाया। गरबा का आनंद लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मां अम्बे की शरण में पहुंचे। विधि विधान के साथ ध्यान करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मां की आरती की। भव्य आरती के समय प्रधानमंत्री मोदी पूरे भक्तिभाव में लीन नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का दूसरा दिन भी काफी व्यस्त रहेगा। वो एक बार फिर मां अम्बे की शरण में नजर आएंगे। बनासकांठा जिले के अंबाजी मंदिर पहुंचकर मोदी पूजा अर्चना करेंगे। वो गब्बर तीर्थ में महाआरती भी करेंगे। पहली बार नवरात्रि के पावन पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां स्थित अंबाजी माता मंदिर में पूजा दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये वह मंदिर है जिसका लोकार्पण जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे उस वक्त हुआ था और 51 शक्तिपीठों में से ये पहला ऐसा शक्तिपीठ है जिसके ऊपर से सोने की पूरी परत लगाई गई है। मंदिर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माता का मंदिर है यहाँ पर नरेंद्र मोदी आएंगे और उसके बाद सामने यहाँ से आपको गब्बर तीर्थ दिखाई देगा, जहाँ कहा जाता है कि माता का हृदय गिरा था और आज भी उनकी ज्वाला वहाँ पर जलती है। वहाँ पर महाआरती करेंगे। अंबाजी मंदिर पहुंचने पर यहां पंडित देवांग ठाकुर प्रधानमंत्री मोदी को पूजा अर्चना कराएंगे।
पंडित जी, कैसे प्रधानमंत्री को पूजा कराने वाले हैं आप, क्योंकि अब यहाँ नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है पूरे भारत देश में, तो किस तरीके की पूजा अर्चना होगी? शारदीय नवरात्रि के अंदर पूजा अर्चना 9 दिन की जाती है, घट स्थापन किया जाता है और अंदर निज मंदिर में भी आरती होती है और घट स्थापन भी आरती करते हैं। और प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं तो उनको हम निज मंदिर में पूजा करवाएंगे। भारत की आर्थिक सुखाकारी समृद्धि वैसे ऐसा संकल्प करवा के उनको पूजा करवाएंगे। तो क्या इस दिन का, जिस दिन वो आ रहे हैं 30 सितंबर को, उसका कोई खास महत्व है कि इसी नवरात्रि के उसी दिन पर वो आ रहे हैं पूजा करने के लिए यहाँ अम्बा माता मंदिर? ये माता जी का मंदिर है, यहाँ भक्त लोग आते हैं। वैसे भी बड़ा प्रधान सर भी आ रहे हैं, तो वो उनकी कोई मनोकामना होगी, अच्छा, वो माता जी पूर्ण करेगी। वो माता जी पूरी कर देंगी। और निश्चित रूप से हर कोई श्रद्धालु यहाँ पर माता के सामने अपना सर नीचे रखकर कोई ना कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर से रोड के रास्ते अंबाजी पहुंचेंगे। कहा जाता है कि यहाँ पास के हेलीपैड से जो पहुंचता है, सियासत में लब उसका साथ नहीं देता है। गुजरात में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा उस लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। जाहिर है इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि कहीं किसी तरह की भूल चूक की गुंजाइश न रहे। अंबाजी गुजरात से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कि नवरात्रि के मौके पर गुजरात में जहां एक और गरबा की धूम है, वहीं बाजारों में चनिया चोली की भारी डिमांड है। जी हां, ऐसे में देखिए कच्छ की एक खास कला रोगन आर्ट वाली चनिया चोली की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि यहां बनने वाली चनिया चोली बहुत अलग है और कीमत भी बहुत ज्यादा। इसकी कीमत 30,000 रुपए से 90,000 रुपए तक जाती है। देखिए, नवरात्र, गुजरात, गरबा और चनिया चोली, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। लिहाजा नवरात्र के इस मौके पर गुजरात में गरबा की धूम है और चनिया चोली की डिमांड है। लेकिन गुजरात के कच्छ की ये चनिया चोली बाजारों में बिकने वाली चनिया चोली से बिल्कुल अलग है। अलग इस मायने में कि इस पर जो कारीगरी है वो बेहद खास है। लेकिन आज हम गुजरात के कच्छ में मौजूद हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर जो चनिया चोली बनती है वो सिर्फ पूरे भारत में यहीं पर बनती है, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि चनिया चोली बाकी चनिया चोली से बेहद अलग है, क्योंकि ये रोगन आर्ट वाली चनिया चोली है। आपको बता दो, रोगन आर्ट जो है कुछ इस तरह से नजर आता है। 400 साल पुरानी ये ट्रेडिशन है जिसे अब्दुल गफ्फार खत्री फैमिली अब भी इस गांव में कैरी आउट कर रहे हैं और इसी तरह से ये चनिया चोली भी बना रहे हैं। ये लहंगे जो आप देख रहे हैं वो 40 साल पुराने हैं। चौंक गए ना आप? यही तो खासियत है इन लहंगों की। जितने पुराने होते हैं, इसकी चमक और कीमत दोनों बढ़ती जाती है। 30,000 से 90,000 तक जाती है कीमत। आप सोचेंगे कि इन 40 साल पुराने लहंगों को कोई भला क्यों खरीदेगा? तो इनको सुनिए। लोग आते हैं, कोई पर्सनल कलेक्शन के लिए बाय करते हैं तो हम उसको देते भी है। अगर कोई अपना भी आदमी आया, किसी को चाहिए तो मिल सकता है। लेकिन चर्चा इनकी बहुत है। चर्चा बहुत है, क्योंकि ये चीज ऐसा यूनिक है, ये आपको देखने और कहीं पे खरीदने नहीं मिलेगी, ऐसी चीजें हैं। ये तो हुई चनिया चोली की बात। अब हम आपको उस आर्ट के बारे में बताते हैं जिसने इस चनिया चोली को खास बना दिया। जी हाँ, रोगन आर्ट, एक ऐसा आर्ट जो करीब 400 साल पुराना है। इस आर्ट की समझ सिर्फ एक परिवार को है और इस परिवार ने इसे पारंपरिक तौर पर अपनाकर तमाम दिक्कतें झेलते हुए इसे अब तक जिंदा रखा है। कला की पूछ न हो तो कलाकार खत्म हो जाता है, और कला भी। रोगन आर्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बदलते वक्त के साथ इस महीन कारीगरी की पूछ खत्म होने लगी। तब अब्दुल गफ्फार खत्री ने इस पारंपरिक आर्ट को जिंदा रखने की ठान ली। लेकिन हमारी फैमिली ने इसको कंटिन्यू रखा और आगे बढ़ाया और आर्ट फॉर्म में तब्दील भी किया है। रोगन आर्ट आज किस हद तक मशहूर हो चुका है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा को रोगन पेंटिंग भेंट की थी। यूरोपीय दौरे पर डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय को पीएम ने रोगन पेंटिंग भेंट की। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को भी पीएम ने यही रोगन पेंटिंग गिफ्ट में दी थी। रोगन आर्ट को ईश्वर का दिया तोहफा मानकर इसे बचाने की जिद ठानने वाले अब्दुल गफ्फार खत्री को केंद्र सरकार ने 2019 में पद्मश्री से नवाजा। अब तो इस परिवार के पास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की लंबी फहरिस्त है। रोगन आर्ट की सबसे खास बात यह है कि इसे कपड़े पर बनाने से पहले किसी तरह का रफ स्केच नहीं बनाया जाता है। एक आर्टिस्ट जो सोचता है उसे सीधे कपड़ों पर उकेर देता है। तेजश्री पुरंदरे, कच्छ, गुड न्यूज टुडे। त्योहारों के इस मौसम में एक और जहां नवरात्रि की रौनक है, तो वहीं देश के अलग अलग शहरों में रामलीला का मंचन हो रहा है। कोरोना काल के 2 साल बाद एक बार फिर दर्शक त्रेता युग की कहानी से रूबरू हो रहे हैं। रामलीला मंचन के दौरान दर्शकों के मनोरंजन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली के लव-कुश रामलीला में कई बड़े सितारे अभिनय कर रहे हैं। लव-कुश रामलीला के चौथे दिन भव्य राम बारात शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई मशहूर बैंड, ताशा, शहनाई, दशरथ परिवार की झांकी एवं प्रभु श्री राम के रथ पर श्री सीताराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित ऋषि विश्वामित्र विराजमान थे। राम भक्तों ने फूलों की वर्षा की और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया। वहीं राम के धाम अयोध्या में भी सितारों से सजी रामलीला का भव्य मंचन हो रहा है। धीरे धीरे बहु जुग जुग ले